इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक लिटरेचर में से भी आपको दिखाता हूँ ताकि जरा बात को समझाने में मुझे आसानी हो। अच्छा देखो, अब इसमें याद रखो, ये देखो, ये कर्व मैंने आपको बताया था डायोड के टाइम पे। तो ये जो मेरे पास एक्सिस है, ये एक्सिस आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक्सिस है हमारे पास वोल्टेजेस का, और ये वाला जो एक्सिस आपको नजर आ रहा है ये एक्सिस है हमारे पास करंट का। तो वोल्टेजेस और करंट है, और ये फॉरवर्ड बाइस में हमने बात की थी। मैंने आपको बताया था कि अगर सिलिकॉन का डायोड है, ये देखें ना, VI वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक है किसके लिए? फॉरवर्ड बाइस के लिए। तो फॉरवर्ड बाइस में मैंने आपको बताया था कि जी होता क्या है कि जो डायोड है वो किसी तरह बिहेव करता है, लाइक ए कंडक्टर बिहेव करता है। तो हमने उसको का वो बताया था कि 0 से लेकर 0.7 तक जैसे जैसे हम वोल्टेजेस बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और 0.7 पे आके डिप्लीशन लेयर, तकरीबन यहाँ पर इस जगह पर डिप्लीशन लेयर क्या हो चुकी होती है? खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि सिलिकॉन में 0.7 का होता है ना हमारे पास। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम वोल्टेजेस बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की तरह जरा से वोल्टेजेस के ऊपर एकदम बहुत हाई लेवल का हमें करंट मिलता है। ये हमने सारा डिस्कस किया था। तो इस तरीके से ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है कि पहले वो ओमिक रीजन को फॉलो कर रहा है और एकदम से फिर एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज कर गया, तो इसको हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बाइस का कर्व है हमारे पास, राइट। तो आप देख सकते हैं जो करंट है उसके लिए उसने एफ का लफ्ज इस्तेमाल किया फॉरवर्ड बाइस के लिए, और जो वोल्टेज है उसकी वोल्टेजेस के साथ जो उसने एफ का लफ्ज इस्तेमाल किया फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए, राइट। तो ये तमाम बातें हम लोग वहां पर मैंने डायोड में आपको ये बात बताई थी। तो ये याद रखना जरा यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि आज इसका भी यूज है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए जनाब, ये आपको जो कर्व नजर आ रहा है, हम इस वक्त जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं उसमें इसको इसने लिखा है कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि दिस इज द आउटपुट कर्व। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ये जिस कर्व को मैं आपको दिखा रहा हूं ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं। हमारे सिन बोर्ड की बुक के अंदर इसको उसने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहा हुआ है, ठीक है। और वैसे हम इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको जिस नाम से हम याद करते हैं वो कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अब ये है कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें बेस इमिटर जंक्शन को हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड बाइस करते हैं, और बेस कलेक्टर जंक्शन को हम क्या करते हैं? रिवर्स बाइस करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारे पास, ये कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेजेस है। सो कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेजेस किसके वर्सेस में बना रहे हैं? कलेक्टर करंट में। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है हमारे पास कि जो कुछ भी हमें ट्रांजिस्टर में मिल रहा है वो कौन सा है? वो कलेक्टर करंट है। इमिटर से करंट इमिट हुआ, कुछ करंट बेस में गया, बाकी करंट हमें कहां पे मिलता है? कलेक्टर पे। तो कलेक्टर पे जो करंट मिल रहा है वो आउटपुट है ना, इसलिए मैं से कह रहा हूं ये आउटपुट का कर्व है। ओके, ये जो ब्लू लाइन सी बनी हुई है ना, ये पूरी जो ब्लू लाइन है, दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, या जिसको कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी हम लोग कहते हैं। ओके, सो किसके अगेंस्ट बनाया जाएगा? नंबर एक बात, कलेक्टर टू इमिटर वर्सेस दी कलेक्टर करंट। कितना कलेक्टर करंट हमें मिल रहा है? किसके अगेंस्ट? कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेजेस के अगेंस्ट हमें मिल रहा है। सो आप ये इनिशियली देख सकते हैं कि 0.7 वही फॉरवर्ड बाइस वाली बात है कि जैसे जैसे मैं वोल्टेजेस बढ़ाते जा रहा हूं डिप्लीशन लेयर कम होती जा रही है। सो 0.7 वोल्ट पर ये किसको फॉलो करेगा? ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ये सीधा ओम्स लॉ की तरह यहां पर चला गया। एग्री? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जितना हम लोग कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेजेस बढ़ाते चले जाएं, बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये करंट कांस्टेंट रहता है। ये दरमियान में उसने डॉटेड लाइन बताने की कोशिश की है कि पूरा कर्व नहीं बनाया कि यहां से पता चला यहां तक फैलता चला जाए, तो उसने डॉट 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 कर दिया कि कहने का मतलब ये है कि B से C वो पॉइंट है कि आई एम इंक्रीजिंग द कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेजेस बट द अमाउंट ऑफ द करंट रिमेन्स कांस्टेंट या ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सो ये B से C हमारे पास, इसको हम आमतौर पे कहते हैं कि ये हमारे पास सैचुरेशन करंट है, ठीक है, कि ये वो मैक्सिमम करंट है जो हमें मिलता है। उसके बाद कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज की एक वैल्यू है, ये इसे देखिए आप, नीचे से लिखा हुआ है कलेक्टर टू इमिटर मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम वोल्टेजेस वो हैं जो कि डिवाइस की एक वैल्यू होती है, उस पर डिपेंड करता है कि हर मैन्युफैक्चरर ने एक मैक्सिमम कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेजेस है जिसको होल्ड करने के लिए उस डिवाइस को बनाया होता है। उससे ज्यादा जैसे आपने वोल्टेजेस दिए तो वो डिवाइस हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, दोबारा वो डिवाइस सही नहीं हो सकती।
तो ट्रांजिस्टर को अगर आपने मैक्सिमम कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज से ज्यादा दे दिया तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन रीजन। और मैं ऑलरेडी इसके ऊपर आपसे बात कर चुका हूं डायोड के अंदर कि ब्रेक डाउन रीजन होता है जिसको हम कहते हैं एवलांच ब्रेक डाउन। सही है, तो ये 0.7 से लेकर बाकी जितने भी हमारे पास वोल्टेजेस है, क्योंकि 0.7 इज नथिंग, जीरो से जब मैं वोल्टेजेस स्टार्ट कर रहा हूं तो जीरो से लेकर 0.7 जो डिप्लीशन लेयर को खत्म करने में आ रहा है, इट इज नथिंग, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है ये। तो हमें कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेजेस बढ़ाएंगे हमें करंट की वैल्यू मिलती चली जाएगी, उतना ही करंट हमें, बहुत मामूली से इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन ऑलमोस्ट ये सैचुरेशन करंट है जो कि हमें मिलता रहेगा। और इस वैल्यू से ज्यादा, इस मैक्सिमम कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज से ज्यादा हम लोगों ने नहीं जाना। ओके, सो ये जो कर्व है किसके दरमियान बनाया गया, कलेक्टर टू इमिटर वर्सेस द कलेक्टर करंट, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अच्छा, ये तो मैंने एक समझा दिया आपको। अब मैं जम लगाता हूं इसके साथ वाली तस्वीर पे। इसके साथ वाली तस्वीर में अगर आप देखें तो उसी तरह कलेक्टर टू इमिटर है और ये कलेक्टर करंट है। अब हर कर्व के ऊपर आप देख रहे हैं कि IB लिखा है, दैट इज कॉल्ड द बेस करंट। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है जिसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो बेस है उसमें थोड़ा सा मामूली सा करंट जाता है और ये करंट कंट्रोल डिवाइस मैंने आपको बताई थी, याद है आपको, ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था। सो एक्चुअली हमारे पास हर बेस करंट, जो बेस होता है ना बेस करंट, वो बेसिकली समझे वो बेस वो दरवाजा है जो कलेक्टर टू इमिटर के दरमियान खोल रहे हैं आप। तो अगर बेस करंट कम है तो कलेक्टर टू इमिटर दरवाजा कम खुला हुआ है तो आपको सैचुरेशन करंट देख लें कितना मिल रहा है। ठीक है, मैं जरा इसको हाईलाइट करके आपको समझाता हूं। तो हमें जो है ना वो ये मिल रही है वैल्यू किसकी, कलेक्टर करंट की। लेकिन जैसे ही आपने बेस करंट बढ़ाया, मतलब दरवाजा मजीद खोला, तो कलेक्टर टू इमिटर जो वोल्टेजेस है जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं कलेक्टर करंट बढ़ गया हमारे पास, तो मजीद हमें कलेक्टर करंट मिला। मजीद हमने दरवाजा खोला मतलब बेस करंट हमने मजीद बढ़ाया तो हमें कलेक्टर करंट मजीद मिलना शुरू हुआ। तो कलेक्टर करंट जैसे जैसे आप बेस के करंट को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब कि जितना बेस अलाउ कर रहा है चार्जेस को गुजरने के लिए, उतना ज्यादा करंट हमें कलेक्टर पे मिलता चला जाएगा। ये वो बात है। तो आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की जानिब कि जैसे जैसे मैं बेस करंट बढ़ाता जा रहा हूं, मतलब वो जो इमिटर टू कलेक्टर जो रीजन है, वो रीजन जितना ज्यादा कंडक्शन में लेके जाऊंगा उतना मेरे पास कलेक्टर करंट जो है वो बढ़ता रहेगा। राइट। अच्छा, मैं अपने पास वहां पे देख रहा था सेन बोर्ड की किताब के अंदर, अभी तो मेरे पास है नहीं वरना मैं पेज में आपको बताता। उन्होंने कुछ, मैंने देखा था कुछ जगह ना ये कर्व आगे ले जाके ना ऐसे यूं नीचे लाइन लेकर गए हुए थे। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। जितनी भी लाइंस हैं वो एक ऐसे नजर आ रही थी मुझे लाइन, एक ऐसे करके यूं हो रही थी, ये मेरा ख्याल है दीज आर द मिसप्रिंट और कुछ नहीं है। क्योंकि ये लाइन मैक्सिमम कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज के बाद हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा एकदम से सडनली इंक्रीज करेगा, जहां पे डिवाइस डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसको एवलांच ब्रेकडाउन में चली जाती है। तो ये कभी भी किसी सूरत में इस तरह नहीं होगा जिस तरह इसने यहां पर बनाया हुआ है। ये मेरी बात आप समझ गए। और दूसरा मैं ये देख रहा था कि जो आउटपुट का कर्व था, यानी जो इनपुट की हेडिंग थी उसमें ये वाले कर्व बनाए हुए थे। तो ये बुक पे मिस्टेक है, बराए मेहरबानी इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। ये जो मैंने कर्व की आपको शक्लें दिखाई हैं ये हमारी किताब में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में बनी हुई है, बट दैट इज बेसिकली द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिस्टर, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। ओके, यहां तक ये बात समझ में आ रही है? सर ये दोनों एक ही चीज को शो कर रहे हैं। हाँ, एक हमने सिर्फ एक करंट के लिए बनाया, दूसरे को हमने बहुत ज्यादा करंट के लिए दिखाया है। यानी ये देखें, ये तो हमने बेसिक फंडामेंटल बात बताई है। इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने आपको दिखाया है कि बेस करंट की वैल्यू को बढ़ाते चले जाओ, बेस करंट को बढ़ाते चले जाओ तो आपको कलेक्टर करंट ज्यादा मिलेगा। यहां पर मैंने सारी स्टोरी आपको क्या सुनाई है, कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेजेस जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाते हैं हमें कलेक्टर करंट इंक्रीज करता हुआ मिलता है। लेकिन 0.7 पे ये ओमिक रीजन को फॉलो कर रहा होता है, जिसको सैचुरेशन रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओमिक है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। उसके बाद एक फिक्स करंट की वैल्यू होती रहती है, जैसे जैसे आप कलेक्टर टू इमिटर बढ़ाएं, लेकिन वो दरवाजा मुकम्मल तौर पे खुल चुका होता है या वो दरवाजा जितना खुला होता है उससे मजीद ओपन नहीं होगा, समझ लो बेस रीजन मजीद अलाउ नहीं करेगा चार्जेस को फ्लो करने में। सो यू विल गेट द फिक्स, क्या कहना चाहिए उसको, वैल्यू ऑफ द करंट। ये वो फिक्स वैल्यू ऑफ द करंट है। ठीक है, ये यहां से यहां जरा मैं सही करके बना लूं, ये जो जा रहा है ये फिक्स वैल्यू ऑफ द करंट है। लेकिन अगर मैं इस कलेक्टर करंट को बढ़ाना चाहता हूं तो यहां हमने समझाया आपको
कि बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट कम मिलेगा, बेस करंट बढ़ाओगे कलेक्टर करंट मजीद इंक्रीज करेगा, बेस करंट मजीद इंक्रीज करोगे कलेक्टर करंट मजीद इंक्रीज करेगा। सो इट्स मीन कलेक्टर करंट डिपेंड अपॉन कि हाउ मच द बेस करंट इज प्रेजेंट, ये आपसे कह रहे हैं। जी बताइए, समझ आ रही है बात?